प्यारे बच्चों, शुभ आशीष। आज की मिशन प्रेरणा की पाठशाला में कक्षा 6 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सभी सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 5 मानचित्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ का हम 2 भागों में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे मानचित्र के बारे में, मानचित्र के उपयोग के बारे में, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक मानचित्र के बारे में जानेंगे, राजनीतिक मानचित्र के बारे में जानेंगे और थीमेटिक मानचित्र के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम भूराजस्व मानचित्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। दिशाओं के बारे में, दिशाओं का ज्ञान कैसे दिक्सूचक यंत्र से प्राप्त होता है, इसके बारे में जानेंगे। और ध्रुव तारे से कैसे दिशाओं को ज्ञान होता था, इसके बारे में जानेंगे। हम पैमाना या मापक के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, हम लोग कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पर। बिल्कुल सही। हम सब पृथ्वी पर रहते हैं, तो क्या हम लोग एक साथ पृथ्वी को देख सकते हैं? नहीं ना। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हम पृथ्वी से मिलती जुलती आकृति का ग्लोब बनाते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ग्लोब पर विश्व के सभी महाद्वीप और महासागर दिखाए जाते हैं, जो हमें एक साथ नहीं दिखते हैं। आप देख रहे हैं, ये गोलाकार आकृति है। इसको जब हम लोग घुमाते हैं तो तभी हम लोग देख पाते हैं। इसलिए ग्लोब से हम विश्व का मानचित्र तैयार करते हैं, जिस पर हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं। मानचित्र। मानचित्र क्या होता है? चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं। और आप सब लोगों ने मानचित्र अपने विद्यालय में देखा ही होगा। अपने राज्य का मानचित्र, अपने देश का मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज पर बनाया जाता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी गोलाकार ग्लोब देखा ही था और मानचित्र आपको ये दिखाया जा रहा है। सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का चपटी सतह समतल पर समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। हम देश तथा दुनिया में स्थित सड़कों, रेलों, कस्बों, समुद्रों, द्वीप आदि की जानकारी मानचित्र तथा ग्लोब के माध्यम से करते हैं ना आप सभी लोग। देश के मानचित्र से हम लोगों को राज्य के बारे में पता चलता है और विश्व के मानचित्र में अन्य देशों के बारे में पता चलता है। और प्रदेश के मानचित्र में किसके बारे में पता चलेगा? जिलों और के बारे में। मानचित्र का उपयोग। अच्छा, ये बताइए, ये जो ग्लोब है, क्या इसको हम लोग आसानी से हर जगह ले जा सकते हैं? ये गोलाकार आकृति में होता है, तो क्या इसको हमेशा हम लोग ले जा सकते हैं आसानी से? नहीं ना। मानचित्र आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाए और ले जाए जा सकते हैं। भूमि, सड़कें, रेलें, कस्बों और गांव को ग्लोब की अपेक्षा मानचित्रों में अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। आप सब ने देखा ही होगा। हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और इसमें जो जानकारी चाहें उसे दिखा सकते हैं। ग्लोब में तो पूरा आपने विश्व का मानचित्र देखा, और जब हम लोग मानचित्र बनाते हैं तो इसमें हम लोग किसी एक भाग का भी मानचित्र बना सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं मानचित्र के प्रकार के बारे में।
वैसे तो मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मानचित्र के कुछ प्रकार इस प्रकार से हैं, जैसे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र और भू राजस्व मानचित्र। चलिए अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। आप इसमें देखिए, आपको इसमें भारत का धरातल दिखाई दे रहा है। इसमें आपको लाल रंग का पर्वतीय प्रदेश, नारंगी रंग का पठारी प्रदेश और हरे रंग का मैदानी प्रदेश दिखाई दे रहा होगा, जिससे आप देख के ही समझ सकते हैं कि ये हरा रंग है वो हमारा मैदानी भाग है। ये हमारा कौन सा मानचित्र कहलाया? ये भौतिक मानचित्र कहलाया, क्योंकि ये पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शा रहा है। राजनीतिक मानचित्र हमारा दूसरा था राजनीतिक मानचित्र। अभी आपने अपने राज्य का मानचित्र देखा और ये हमारे देश का मानचित्र है। जो राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। आप इसमें देखिए, आपको हमारे देश के विभिन्न राज्य दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हुआ? ये राजनीतिक मानचित्र हुआ। थीमेटिक मानचित्र, जैसा कि आप इसको सुनने में ही लग रहा है, थीम से संबंधित। थीम यानी विशेष विषयगत आधारित मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। आप स्क्रीन पर देखिए, आपको ये सड़क का मानचित्र दिखाया जा रहा है। इसमें भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग दिखाए गए हैं, जैसे स्वर्ण चतुर्भुज। इसको हम लोग इस तरह के चिन्ह से देख सकते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा इस तरह के चिन्ह से प्रदर्शित किया गया है। पूर्व पश्चिम गलियारा नारंगी रंग के इस प्रदर्शित किया गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सहित इस तरह के चिन्ह से प्रदर्शित किया गया है। इन चिन्हों की सहायता से आप पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग को मानचित्र में देख सकते हैं। ये क्या हुआ? थीमेटिक मानचित्र। अब जानते हैं भू राजस्व मानचित्र के बारे में। भू मैंने क्या होता है? धरा या पृथ्वी। ठीक। इन मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, सिंचित क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भू उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, अधिवासों और औद्योगिक क्षेत्रों को दिखाया जाता है। आप जैसा कि देख रहे हैं, अभी स्क्रीन पे एक पहला मैप आया था और ये दूसरा मानचित्र। इसमें आप देख रहे हैं सिंचाई के स्रोत दिखाए गए हैं। नहरों द्वारा सिंचाई हरे रंग से दिखाई गई है। तालाबों द्वारा सिंचाई पीले रंग से दिखाई गई है और कुओं द्वारा सिंचाई गुलाबी रंग से दिखाई गई है। आप इन चिन्हों को देखते हुए पूरे मानचित्र से जान सकते हैं कि कहाँ पे नहरों द्वारा सिंचाई होती है, कहाँ पर तालाबों द्वारा सिंचाई होती है और कहाँ पर कुएं द्वारा सिंचाई होती है। इसे भी जानें। गांव, कस्बे, जिले, राज्य और देश को भी मानचित्र में दर्शाया जाता है। गांव कस्बे का मानचित्र गांव के कुछ व्यक्तियों के पास भी हो सकता है। अगर अपने आप गांव का मानचित्र अपने पास रखना चाहते हैं तो जिले के बंदोबस्त अधिकारी के पास
उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको वहाँ पर एक प्रार्थना पत्र देना होगा और मानचित्र बनाने की फीस जमा करनी पड़ेगी और आपको अपने गांव का मानचित्र प्राप्त हो जाएगा। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ संग्रह पुस्तक रूप में किया जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। एटलस आप लोगों ने अपने विद्यालय में देखी होगी। इसमें बहुत सारे मानचित्र होते हैं। विश्व का मानचित्र, महाद्वीपों का मानचित्र, देश का मानचित्र और राज्यों का मानचित्र, और इसमें सभी तरह के मानचित्र सम्मिलित रहते हैं जो अभी हमने चर्चा की थी, जैसे थीमेटिकल, भौतिक आदि। अब जानते हैं मानचित्र के घटक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि मानचित्र में कौन कौन से घटक होते हैं जिनकी जानकारी मानचित्रों को समझने के लिए आवश्यक होती है? बताइए। अभी तो जैसे हमने आपको कुछ बताए थे और मानचित्र दिखाए थे, आप अनुमान कर सकते हैं? प्रतीक या चिन्ह जो अभी बताए थे। अब समझते हैं कौन कौन से घटक होते हैं, जैसे दिशा, दूरी और प्रतीक। बच्चों, जब यातायात का साधन नहीं था तब मनुष्य कैसे यात्रा करता था? बहुत पहले लोग लंबी लंबी दूरियां पैदल, घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ियों आदि के सहारे तय करते थे। समुद्री नाविक नावों और जलयानों पर बैठकर सागर पार किया करते थे। आपने जैसा कि अभी देखा ही था, एक नाव और जलयान अभी समुद्र से गया था। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है। अब समुद्र में इन लोगों को दिशाओं का कैसे ज्ञान होता था? सोचिए। लंबे चौड़े रेगिस्तानों, घने जंगलों या समुद्र के बीच वे अक्सर रास्ता भटक जाते थे, क्योंकि तब हमारे पास दिक्सूचक यंत्र नहीं होता था। इसके लिए वो लोग कैसे दिशाओं का ज्ञान करते थे, हम लोग समझते हैं। तब दिशाएं जानने के लिए वे सूर्य की मदद लेते थे। उसे उगता देखकर पूर्व और अस्त होता हुआ देखकर पश्चिम दिशा पहचान लेते थे। आपने कविता सुनी भी होगी, उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुँह करके तुम, ठीक सामने पूरब होगा पीठ पीछे होगा पश्चिम, बाईं और तुम्हारे उत्तर, दाहिनी और दिशा है दक्षिण। याद आया आपको? आप सूरज के सामने जब मुंह करके खड़ा होंगे तो आपके सामने बिल्कुल ठीक पूरब दिशा होगी और पीठ के पीछे पश्चिम दिशा, और बाईं और उत्तर दिशा और दाहिनी और दक्षिण दिशा होगी। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कहाँ पे होता है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है। लोग ध्रुव तारे से दिशाएं मालूम करते थे। यह तारा हमेशा आकाश में उत्तर दिशा में रहता है। इसकी मदद से वह बाकी दिशाएं भी पहचान लेते थे। दक्षिण गोलार्ध के लोग भी आसमान में चमकते ताराओं से दिशाओं का अनुमान लगाते थे। आप चित्र में देखिए, आपने कहानी भी सुनी होगी सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे की। आपको चित्र में ये 7 तारे दिखाई दे रहे हैं। इनको सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। 2, 3, 4, 5, और इन्हीं की बिल्कुल सीध में ध्रुव तारा होता है। ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है और ये बहुत चमकता है। इसी चमकते तारे से प्राचीन समय में लोग दिशाओं का अनुमान लगाते थे। दिक्सूचक यंत्र, इसे कंपास भी कहते हैं।
चित्र में देखिए आपको दिखाया जा रहा होगा, या ये कंपास है। ये देखिए, इसको हम चाहे जैसे घुमाएं, इसकी सुई किधर रुकती है? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। ठीक, दिक्सूचक यंत्र की सहायता से दिशाओं की जानकारी करते हैं। दिक्सूचक यंत्र, इसे हम कंपास कहते हैं। इसकी सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है, चाहे इसको आप जितना घुमा लीजिए, लेकिन ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहेगी। अब जानते हैं मानचित्र में दिशाओं को कैसे दर्शाया जाता है। मानचित्र में तीर द्वारा दिशाएं दर्शाई जाती हैं। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। दाएं हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है। इसको चित्र में देखिए आप, ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर कौन सी दिशा है? दक्षिण। दाएं हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा है। इनके बीच में उत्तर पूर्व, और ये हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम को मिला के दक्षिण पश्चिम। और इधर हमारा, क्योंकि ऊपर पूर्व है और नीचे दक्षिण, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। और इधर उत्तर और ये पश्चिम है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। समझ गए आप? मुख्यतः तो 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन हम लोग उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये 4 दिशाएं और करके 8 दिशाएं हो जाती हैं। इन चारों आधारभूत दिशाओं के ज्ञान होने से मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशाएं आसानी से जानी जा सकती हैं। इनको समझने के लिए आप जैसे इंग्लिश का 4 बनाते हैं, ऐसे हम लोग ने 4 बनाया, तो याद रखिएगा जहाँ से शुरू करते हैं ये हमारी हो गई पूर्व दिशा और ये हो गई पश्चिम। ऊपर हमारी हो गई उत्तर दिशा और नीचे हो गई दक्षिण। याद रहेगा ना? जैसे हम लोग 4 बनाते हैं, तो जहाँ से हम शुरुआत करेंगे वो हमारी पूर्व हो गई, इधर पश्चिम और ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ये आपको मानचित्र में दिशाएं याद करने का एक आसान सा तरीका है। अब समझते हैं दूरी के बारे में कि मानचित्र पे दूरी कैसे दिखाई जाती है। मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, अथवा कह सकते हैं मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात वास्तविक रहे। इसके लिए दूरी का ध्यान रखा जाता है और पैमाना भी बनाया जाता है। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को प्रदर्शित करती है। इसके लिए एक पैमाना या मापक चुना जाता है। अब समझते हैं पैमाना या मापक होता क्या है। पैमाना या मापक को इंग्लिश में स्केल कहते हैं। पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। मतलब वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात। यदि इसको और अच्छे से इस प्रकार से समझते हैं, उदाहरण से, यदि आपके घर और विद्यालय के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर भूमि के 5 किलोमीटर को बताएगा।
अब आप इसको 10 को 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10। इसका मतलब यही हुआ कि अब आपके रेखाचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। आइए इस मापक का और अभ्यास करें। मान लीजिए एक मानचित्र का मापक है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। मानचित्र का मापक क्या बताया हमने? 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। बिल्कुल सही। यदि मानचित्र में दो स्थान का तथा खा के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ये देखिए आपको का बिंदु दिखाई दे रहा है और ये खा, इनके बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो बताइए इन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? लगाइए। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर हमने बताया था 100 किलोमीटर, इसलिए 5 सेंटीमीटर बराबर कितने होगा? हम 5 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 किलोमीटर। अतः का और खा स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी 500 किलोमीटर है। अब समझ में आ गया होगा आपको। तो अब आप अपने विद्यालय में उपलब्ध किसी मानचित्र का मापक या पैमाना पढ़िए। मापक या पैमाना मानचित्र के किनारे दिया होता है। फिर उसमें कोई दो स्थान चुन लीजिए, उनके बीच की दूरी को स्केल से नापिए और वास्तविक दूरी का पता कीजिए। करेंगे ना आप लोग? बिल्कुल बढ़िया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या जाना इस भाग में, उसको पुनः दोहरा लेते हैं। आज हमने मानचित्र के बारे में जाना, मानचित्र के उपयोग के बारे में जाना कि उसको कहीं भी हम लोग आसानी से ले जा सकते हैं और किसी भी भाग को उस पर दर्शा सकते हैं। और मानचित्र के प्रकार जाने। मानचित्र के कई प्रकार होते हैं। भू राजस्व मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र के बारे में जाना। भौतिक मानचित्र क्या था? इसमें हम लोग धरातल के स्वरूप को दर्शाते हैं, जैसे पठार, पर्वत आदि। और राजनीतिक मानचित्रों में हम लोग राज्यों के बारे में, देशों के बारे में दिखाते हैं। और थीमेटिक मानचित्र किसी भी थीम पर आधारित होता है, यानी विषयगत मानचित्र। और भू राजस्व के मानचित्र के बारे में जाना। भू राजस्व मानचित्र में भू से संबंधित उपयोग के बारे में होता है। हमने दिशाओं के बारे में जाना। दिशाओं का ज्ञान दिक्सूचक यंत्रों से कैसे किया जाता है और ध्रुव तारे से कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी विस्तार से जाना। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। पैमाना या मापक को हमने जाना। हमने ये भी जाना कि मानचित्र बनाते समय उत्तर दिशा ऊपर की ओर रहती है और दक्षिण दिशा नीचे की ओर रहती है। अब हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। आप लोगों को निम्न प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला प्रश्न है, मानचित्र क्या है? मानचित्र के दो प्रयोग लिखिए। आप सबने अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल ली है ना? बहुत अच्छा। अब आप इस पे ये प्रश्न लिखिए और इनके उत्तर ज़रूर लिखिएगा। आप अपनी पाठ्यपुस्तक की भी सहायता ले सकते हैं इनके उत्तर लिखने में। पहला प्रश्न है, मानचित्र क्या है? मानचित्र के दो प्रयोग लिखिए। मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर प्रदर्शित की जाती है? अभी हमने कई बार इसको बताया है। मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है। सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताइए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। मानचित्र में पैमाना क्या होता है? अब हम लोगों को
एक और अभ्यास कार्य करते हैं। इसमें आप लोगों को स्तंभों का मिलान करना है, यानी कि सही जोड़े बनाने हैं। आपको समूह का और समूह खा दिखाई दे रहा होगा। समूह का में क्या है? पर्वत और पठार, राज्यों की सीमाएं, वर्षा का वितरण, भूमि उपयोग के क्षेत्र और दिक्सूचक यंत्र। और समूह खा में क्या है? दिशाएं, भू राजस्व मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। आपको समूह का को समूह खा से मिलाना है। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, पर्वत और पठार किससे मिले? भौतिक मानचित्र से। चलिए फिर जल्दी जल्दी बताते जाइए। राज्यों की सीमाएं किससे मिलेंगी? राजनीतिक मानचित्र से, बिल्कुल सही। वर्षा का वितरण थीमेटिक मानचित्र से, बिल्कुल सही। भूमि उपयोग के क्षेत्र कौन से हुए? भू राजस्व मानचित्र, बिल्कुल सही। दिक्सूचक यंत्र अर्थात कंपास, दिशाओं से संबंधित, बिल्कुल सही। चलिए अब एक प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। इस कार्य में आपको बहुत आनंद आएगा। आपको आपके घर के आसपास चारों दिशाओं में क्या क्या स्थित है, एक चार्ट पर दिशाएं खींचकर सुविधानुसार पैमाने का प्रयोग करते हुए चित्रित करिए। अर्थात मान लीजिए आपके घर के सामने मंदिर, मस्जिद या डाकखाना है तो उसको बनाइए। दूसरी तरफ पेड़ है या विद्यालय है, उसको चित्रित करिए। और जो भी आपके घर के आसपास है, सबके घर के आसपास अलग अलग दिशाओं में अलग अलग चीज़ें होंगी, तो पैमाने या मापक का प्रयोग करते हुए उसे चित्रित करिए। बच्चों, आज का पाठ आपको रोचकता से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले पाठ में और इसके दूसरे भाग में हम लोग अच्छी और अन्य रोचक जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप